ठीक है, तो 11th वन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली. सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? Like this, if this is electric field, magnetic field will be in this direction. So they both are vector. If they are perpendicular, their cross product, sorry, dot product will be zero. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट विच कॉम्बिनेशन विल गिव अस ज़ीरो टोटल. आई मीन प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दिस वन. सेकेंड वन ट्राई कर, हालांकि सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लेट मी बिगिन विद द सेकेंड वन. सो आई क्रॉस, सॉरी, जे डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो जे डॉट जे प्लस के डॉट माइनस के. तो ये तो वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, टोटल विल बी ज़ीरो. ठीक है, सो ये हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, इट्स करेक्ट हियर. So you should know that dot product of these two vectors will be zero. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स दिया है उनका डायरेक्शन का, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इट शुड बी ज़ीरो बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सेकेंड ऑप्शन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, 12th वन. Polar molecules are molecules, generally polar molecules are having permanent electric dipole moment. One example is a water molecule. Okay, check this one. This is related to the viscous force, terminal velocity, viscous force, etc., etc. Check this one. Velocity of a small ball of m, density d, dropped in a container filled with the glycerine becomes constant. ये जो है terminal velocity है after some time. If the density of the glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball. So diagram बनाते हैं. ठीक है, the weight will be vertically downward. There are two forces acting in upward direction. एक तो up thrust होगा, up thrust ut, एंड दूसरा जो है वो viscous force होगा, उसको F से शो करते हैं. तो as you can see, mg in vertically downward direction, up thrust in upward direction plus viscous force in upward direction. तो up thrust का फार्मूला क्या होता है? Up thrust depends upon volume of the liquid, sorry, density of the liquid, volume of the body and acceleration due to gravity. और मास को भी हम डेंसिटी के टर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी रो वी जी. ठीक है, रो हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डी यूज़ किया है इन्होंने फॉर डेंसिटी, सो डी पुटअप करते हैं फार्मूले में, डी वी जी. ठीक है, अब थ्रस्ट डिपेंड्स करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे. सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया है डी बाई टू. वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि होल बॉडी इज इमर्ज्ड. एंड ये जो अब ये जो विस्कस फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है. इसको ये साइड लेके आते हैं. तो अगर इसको ये साइड लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 डी वी जी, है ना. 1 माइनस 1/2, तो डी वी जी बचेगा. अब इसको मास में कन्वर्ट करते हैं. मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी टू वॉल्यूम मास हो जाता है, तो ये टर्म मास बन जाएगा. ठीक है, तो आई एम गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स हियर. तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा. सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी है. अप थ्रस्ट इन अपर डायरेक्शन. अप थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और यहाँ पे अप थ्रस्ट हाफ बन रहा है क्योंकि डेंसिटी हाफ है. इसको ये साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हाफ ही बचेगा. डी वी को मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज़ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इन द ग्लिसरीन. ओके, ये वाला भी इजी था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था. ठीक है,
मैच द फॉलोइंग कॉलम. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये वाला हो गया. प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये वाला हो गया. प्रेशर का फार्मूला क्या बनता है, 1/3 डेंसिटी एन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, हाफ रो सी वी स्क्वायर. तो ये रहा यहाँ पे, ये वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये वाला हो जाएगा. टोटल इंटरनल एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 5. सो ये वाला करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ए का क्यू, बी का पी. ए का क्यू, बी का पी कौन सा है? ओ डियर लॉर्ड, ये क्या आ गया बीच में? ए का क्यू, ठीक है, ये शायद से मेरा इमेज थोड़ा सेव करते समय ये बीच में आ गया. चलो कोई बात नहीं, ये आप वेरीफाई कर लेना. अच्छा ना, 15th वाला. वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड. ऑपरेट ऑन अ टर्बाइन. लॉसेस ड्यू टू frictional force is 10% input energy of the input energy. How much power is generated by the turbine? So power का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क का फार्मूला mgh बाई टाइम. मास बाई टाइम दिया हुआ है. ठीक है, और 10% जो है ना लॉस हो रहा है. तो 90% जो आउटपुट में मेरा पावर जनरेट होगा. mgh, ये जो मास पर यूनिट टाइम फॉलिंग वो दिया हुआ है 90/100. ये देखो ना, ये दिया हुआ है. और 15 kg पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेंगे. h कितना दिया है? 60 मीटर है. अगर इन सब को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 8.1 किलोवाट. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया. यहाँ पे g की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है. ठीक है, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं g की वैल्यू. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना. ठीक है, तो आपको 8.1 किलोवाट मिल जाएगा. 16th वाले पे चलते हैं, है ना, कर लेते, कोई बात नहीं. ये जी 2 0 कट गया. उप्स, 2 0 कट गया. 15 ये 90, 15 इंटू 60, 90, 9 इंटू 9 81, 1 2 3. एम आई गोइंग करेक्ट? 2 0 तो कट गया ना, तो इधर इधर एक ही ज़ीरो बचेगा. और ये वेट ए सेकेंड ना, इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ. कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन वाला पार्ट. ठीक है, कोई बात नहीं. 100, ये 15 दिया, इसको 10 लेना है, इसको लेना है 60. 1 0 2 0, 1 0 2 0, 90 इंटू 15 इंटू 6, 90 इंटू, ये 90 हो जाएगा. 998100. इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा. ना लेट्स मूव ऑन टू द 16th वन. 16th वन क्या बोल रहा है बेसिकली? लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर है. काफ़ी बड़ा अपर्चर है, मतलब काफ़ी बड़ा लेंस है. इज़ एंड बेस्ट शूटेड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है बेसिकली, उसका रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली डायमीटर पे डिपेंड करता है एंड वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ज़्यादा डायमीटर रहेगा तो उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा रहेगा और इमेज का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा. लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस. हालांकि लार्ज अपर्चर रहेगा तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी का भी प्रॉब्लम होता है इसमें, लेकिन उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग कैपेसिटी. इसको न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, तो वो भी ज़्यादा होगा. लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन डिपेंड करता है डायामीटर या फिर अपर्चर पे. ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट हियर.
Now let's move on to the next one. Acha, check this one. Electron concentration in n-type semiconductor is same as hole concentration in p-type semiconductor. Concentration दोनों का same है. External field is applied across them. Compare the current in them. तो current किस में ज़्यादा होगा? Current का क्या formula बनता है? NEAV drift velocity. ठीक है. अब drift velocity क्या होती है? Mobility drift velocity पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. तो अगर ये मोबिलिटी को मैं थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्लेस कर देते, तो जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा उसका करंट भी ज़्यादा होगा. और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल्स. तो करंट विल बी मोर इन एन टाइप एज़ कम्पेयर टू दैट इन पी टाइप, क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स की. सो करंट विल बी मोर. अच्छा, 18th वाला देखते हैं. 18th वाला देखते हैं. न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 sorry breaks into each mass number 2 फ्रेगमेंट में ये डिवाइड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बेसिकली. और मास नंबर 120 एंड 120. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6. इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? मास नंबर से या फिर न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, विच इज़ नथिंग बट द टोटल ऑफ न्यूक्लियॉन्स नंबर. अच्छा, यहाँ पे फर्दर वाइल फ्रेगमेंट इज़ 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना. तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है दोनों का वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो 8.5 इंटू 120 प्लस 8.5 इंटू 120 इंटू क्यों किया अभी? क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन है. ठीक है. न्यूक्लियन नंबर इसमें कितना 120 है, इसमें 120 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे टोटल 240 है, तो मास नंबर से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. बेसिकली मास नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो. ठीक है. अगर इसको हम देखो ये वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, 8.5 कॉमन है ना, मल्टीप्लाई बाय 120. अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रुको मैं मल्टीप्लाई कर ले. ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया. तो 8.5 कॉमन लेता हूँ तो 120 ऐड हो जाएगा, 240 हो जाएगा. ठीक है. अब ये वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी. ठीक है, तो 240 कॉमन ले लिया. 8.5 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 8.5 माइनस 7.6 दैट विल बी 0.9. ठीक है. अगर फर्दर इसको हम सॉल्व करते थे तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल जाएगा. तो बाइंडिंग एनर्जी गेन इन बाइंडिंग एनर्जी विल बी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, तो हमें गेन इन बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है. और ये बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन है. तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या फिर मास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. नाउ लेट्स मूव ऑन. तो ये वाला तो इजी था, ज़्यादा कुछ था नहीं. अ थिक करंट कैरिंग कंडक्टर, थिक करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है. करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन. ठीक है, अंदर भी करंट है. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल एट अ डिस्टेंस आर. सो सपोज दैट ये करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड एट अ डिस्टेंस आर. हमें फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये वाला ग्राफ जो है वो
करेक्ट है, इजंट इट? ठीक है, तो थर्ड वाला ग्राफ इज़ करेक्ट. अच्छा, 20 वाला देख लेते. 20, टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन द रेशियो ऑफ दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो ये तो हमें पता है, ये बनता है r2/r1. ठीक है, फार्मूला बेस्ड है. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ये वाला करेक्ट रहेगा, राइट? हाँ. बेसिकली क्या होता है, टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर रेडियस r1 है कनेक्टेड बाय अ वायर, तो इवेंचुअली इसका डेंसिटी एन सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है. तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है बेसिकली. ठीक है, यानी इवेंचुअली देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल. ठीक है, देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल. सो इक्वल पोटेंशियल Q इज इक्वल टू CV. अब चार्ज सिग्मा क्या आता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल इक्वल है, V1 इज इक्वल टू V2, इसको हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब चार्ज की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? सिग्मा 1 4πr1², यहाँ से मुझे मिलेगा. ठीक है, अब स्पेरिकल कंडक्टर है तो उसका जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला वो ये वाला है, Q2. ठीक है, अब इसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, r2² एक कटेगा और यहाँ से एक कटेगा, मतलब सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2 कुछ मिल रहा है. इसको अगर हम अरेंज करेंगे फर्दर सिग्मा 2 सिग्मा 1 के फॉर्म में, सो मुझे r1 r2 कुछ मिलेगा. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2. इस सिग्मा 1 सिग्मा 2 चाहिए, तो अगर इसको अरेंज करेंगे तो हमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा. सो ये सब सारी डेरिवेशन तो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, शॉर्टकट मेथड से. चलो ठीक है, 21 भी सॉल्व कर लेते हैं. उप्स, 21 में क्या बोला है? बेसिकली हमें डायमेंशन निकालना है E/G का. ठीक है, E इज़ एनर्जी एंड G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं G(m)/r. ठीक है, G को इधर ले लेते हैं. ठीक है, E/G का हमें डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो मास kg² और ये डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया. सो m 2 टाइम L-1 T0. तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? m²T, ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन.